हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। अभिमन्यु सर को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। गुड आफ्टरनून अजय कार्टून, गुड आफ्टरनून भाई विशाल, गुड आफ्टरनून। तो भाई हम लोग बातें करते हैं रोजाना किसके बारे में, तो अपने एक बैच के बारे में। बैच जिसका क्या नाम है, तो आप लोगों ने देखा डीटर प्लस भी 10,000 PYQ के लिए हमने एक बैच चलाया है जो कि 2024 और 25 में होने वाले एग्जाम्स को कवर करेगा। इसकी ये खासियत है, इसको स्टार्ट किया था 18 अक्टूबर से, अभी 25 अक्टूबर को इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज इसी क्रम में हमारी आपके साथ चौथी क्लास है। ये इस क्लासेस का शेड्यूल होता है, रीजनिंग 8:15 बजे होती है, हिंदी 11 बजे होती है, जीएस 12:30 बजे होती है, 2 बजे मैथ्स होती है और स्टैटिक जी के 3:30 और 6 बजे इंग्लिश होती है। ये रहता है हमारी क्लासेस का शेड्यूल। अब ये जो जितने भी क्लासेस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं अभी, लेकिन ये सारी की सारी पेड बैच के लिए है। जिस बच्चे को नई तैयारी करनी है उसके लिए एक बैच आया है। ये D+B 2.0 बैच है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटेंट चाहिए। ठीक है, सचिन नमस्कार भाई, गरिमा नमस्ते, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई गरिमा। तो भाई मेरे साथ आप लोग क्वेश्चंस को कवर करते हैं और आज आप मेरे साथ जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये क्वेश्चन है हिस्ट्री के। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा आंसर देंगे, फिर मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने का काम करूंगा आपको। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, सती प्रथा का पहला शिलालेख साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, सती सिस्टम के बारे में है। आप लोग आंसर देंगे। आंसर आ चुके हैं भाई हमारे। अरशद राम राम भाई, कार्टून का आंसर 3 आया, गरिमा का आ गया, MP का एरन। बहुत अच्छे भाई। सती प्रथा का पहला शिलालेख पूछा गया है तो आप लोग इजीली आंसर देंगे भाई। एरन अभिलेख। यदि मैं एरन अभिलेख की बात करूं तो आप लोग इसके बारे में थोड़ी बातें याद रखेंगे। जैसे एरन जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो एरन इंस्क्रिप्शन है किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग आंसर देंगे ये भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया। भानुगुप्त के द्वारा पहली बार हमें सती प्रथा के एविडेंस, सती सिस्टम के पहली बार एविडेंस हमें यहीं से पता चले। पता कैसे चले, तो गुप्त साम्राज्य के अंदर, गुप्त साम्राज्य के अंदर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुए हैं, एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। बड़े बेटे का नाम है रामगुप्त। इस रामगुप्त का एक सेनापति है और इसी सेनापति की पत्नी भारतीय इतिहास में, सेनापति का नाम याद रखेंगे गोपराज। इस गोपराज की पत्नी भारतीय इतिहास की पहली सती है और इस बात की जानकारी हमें सेनापति गोपराज की जो पत्नी है भाई, ये भारतीय इतिहास की पहली सती है। सती प्रथा क्या होता है आप लोगों ने पता है। सती प्रथा होता है जब किसी शादीशुदा महिला का पुरुष एक्सपायर हो जाए तो वो महिला अपने पति के साथ उसी चिता में जल जाती है, उसको सती सिस्टम बोलते हैं। वैसे सती प्रथा का उन्मूलन आप लोग पढ़ते हैं कि 1829 में इस सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी। प्रतिबंधित की किसके द्वारा की, तो एक आदमी है जिसका नाम याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया गया। किसकी सहायता से, आप लोग आंसर देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस सती सिस्टम को एबोलिश किया गया था। ये उस समय भारत के क्या थे, तो ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल। इनके द्वारा सती सिस्टम को क्या किया गया था,
प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, मिस्टर डेडिकेटेड, हेलो भाई। सर दूसरा बेटे का नाम, एक रामगुप्त है और दूसरा बेटा आप लोग चंद्रगुप्त सेकंड याद रखेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, दो बेटे थे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखेंगे। 1829 होगा भाई, ये जो 1929 लिख रखी है ना गरिमा, इसको 1829 कर लो। आगे बढ़ते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? फर्स्ट टाइम चेंज हो गया क्लास का भाई, क्लास का टाइम चेंज, क्योंकि आप लोग को पता है ये जो क्लासेस हैं ये बैच की हैं। जो मैं आपके पास 2 बजे यूट्यूब पर लाइव आता था पहले, वो इस बैच की अलग क्लास है और उसकी क्लास अलग है। अब ये जो क्लास है ये मेरी 12:30 बैच पर भी होगी। आगे चल के ये क्लासेस रेगुलर होंगी मेरी। जो यूट्यूब वाला टाइम है वो यूट्यूब पर आएंगे। फर्स्ट आंसर है भाई, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक। बातें कर लेते हैं एक एम्पायर की, जिसका नाम क्या है? गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, क्वेश्चन आता है गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कितना है? तो 319 से लेकर 550, ये भारत के अंदर गुप्त एम्पायर का शासनकाल है। इसी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है? तो आप लोग आंसर देंगे श्रीगुप्त। लेकिन क्वेश्चन आता है केवल संस्थापक, केवल संस्थापक की बात होगी। जब संस्थापक की बात हो रही है तो आप इतना याद रखेंगे, इसी श्रीगुप्त के द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी, महाराजा। महाराजा की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? श्रीगुप्त। इस श्रीगुप्त के लड़के का नाम है घटोत्कच। घटोत्कच इसके लड़के का नाम है। इसी घटोत्कच के बाद भारत के ऊपर एक शासक बैठा जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। और इसका रूलिंग टेन्योर है 319 से लेकर 335 तक। इस चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था? पहली बार भारत के अंदर एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम है गुप्त संवत। क्वेश्चन आता है गुप्त संवत का काल क्या है? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ये 319 एडी से चला था। गुप्त संवत का पहला साल 319 एडी होगा। इसी चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आप लोग याद रखते हैं कि इसने एक उपाधि धारण की थी, लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र, क्वेश्चन आता है लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किसके पास है? तो आप लोग आंसर देंगे लिच्छवी दोहित्र के नाम से चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाना जाता है। एक लिच्छवी की राजकुमारी है जिसका नाम है कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था, इसी कारण इनको उपाधि मिली थी लिच्छवी दोहित्र। ठीक है, अब इसी चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम लोग एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। और इन्होंने ही एक उपाधि धारण की जिसका क्या नाम है? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्हीं के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इंपोर्टेंट आदमी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर देंगे, फिर हम इस आदमी के बारे में डिटेल बातें करेंगे। भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। 4 नाम दिए गए हैं, चारों इंपोर्टेंट आदमी हैं, लेकिन हम अभी के लिए केवल बात करेंगे नेपोलियन की। एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम है वी एस स्मिथ। इतिहासकार का नाम है वी एस स्मिथ। इस वी एस स्मिथ के द्वारा पहली बार भारत के एक राजा समुद्रगुप्त को क्या नाम दिया गया था? नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। अभी समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा बातें कर ले हम लोग। समुद्रगुप्त का सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे रूलिंग टेन्योर, समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त का रूलिंग टेन्योर क्या है? तो 335 से लेकर 375 इसने भारत के ऊपर शासन किया है। 335 to 375 समुद्रगुप्त सेकंड के द्वारा भारत पर शासन किया गया। इसने क्या किया? इसने 12 राजा तो आर्यवर्त के, 12 राजा आर्यवर्त और 9 राजा दक्षिणावर्त, 9 किंग्स ऑफ दक्षिण भारत, इनको हरा दिया। इनको हराकर एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम है विक्रमांक, विंसेंट ई स्मिथ। बिल्कुल भाई, इन 21 राजाओं को हराकर एक उपाधि धारण की, विक्रमांक। और जब इतनी जीत दर्ज की तो इस इतिहासकार ने क्या नाम रख दिया? भारत का नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शासक था, बहुत पावरफुल शासक हुआ फ्रांस के अंदर, नेपोलियन बोनापार्ट। जब इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की तो अब ये थोड़ा सा अपनी खुशी बातें बताकर, अपनी बड़ाई वाली बातें बताकर खुश रहता था। तो इसका एक दरबारी था जिसका नाम हरिसेन। इसके दरबारी का नाम याद रखेंगे आप लोग, दरबारी का नाम क्या है? हरिसेन। इस हरिसेन ने एक इलाहाबाद स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, इस इलाहाबाद स्तंभलेख के अंदर
इसकी जो सारी की सारी खूबियां थी वो लिखवा दी, उसी को नाम दिया प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ऐड करा दी, अपने बारे में जो जितनी जीत थी वो सारी की सारी दर्ज करा दी समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। इसी समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसको कविराज की उपाधि मिली है। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन आता है किसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो वीणा बजाते हुए आप लोग बताएंगे कि समुद्रगुप्त को बताया गया है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। ठीक है, वीणा के शौकीन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नारायण, म्यूजिक पसंद था, बिल्कुल भाई। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते आकाश। क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया है रुद्रदामन एक था, कणव राजा, ग्रीक किंग, शक राजा और कुषाण राजा। 4 शासकों के नाम दिए गए हैं, ग्रीक शासकों के, कणव शासक के, कुषाण के या शकों के। रुद्रदामन एक बहुत पावरफुल शासक हुए हैं। हम लोग रुद्रदामन के बारे में क्या पढ़ते हैं? जो रुद्रदामन है इसके द्वारा सुदर्शन झील का सेकंड रेनोवेशन कराया गया था। एक सुदर्शन झील है, झील कहां पर है? गुजरात के अंदर गिरनार की पहाड़ियों में। इसका सेकंड रेनोवेशन किसके द्वारा किया गया था? सेकंड पुनर्निर्माण इसके द्वारा किया गया था। और इस बात की जानकारी हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलती है जिसका नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख है कहां पर? तो आप लोग आंसर देंगे जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात के अंदर। और इसी जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम लोग क्या याद रखेंगे? जूनागढ़ अभिलेख के बारे में एक बात ये याद रखेंगे कि ये सबसे पुराना अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख। क्वेश्चन आता है ये किस भाषा में लिखा हुआ? तो आप लोग आंसर देंगे कि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किस राजा के द्वारा लिखा गया? एक बार आंसर देंगे शक राजा। बहुत अच्छे भाई, आंसर आ गया है शक राजा। अभी शकों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पूरा याद है मेरे। ठीक है भाई, तो शकों के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है शकों का मूल स्थान। आप लोग आंसर देंगे शकों का मूल स्थान कहां पर था? ये यानी भारत के अंदर कहां से आए थे? तो मूल स्थान था इनका मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया कहां पर है? जो आज आप लोग देश देखते हो ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे के सारे सेंट्रल एशिया के देश। इसी मध्य एशिया से इन्होंने भारत के 5 क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था उस समय। फिर इन्होंने अटैक किया तक्षशिला के ऊपर, तक्षशिला। इसके बाद इन्होंने अटैक किया था उज्जैन, इसके बाद अटैक किया था नासिक, और इसके बाद अटैक किया था मथुरा। इन जगह पर शकों ने आक्रमण किया था। अब शकों ने भारत के अंदर आक्रमण कर दिया। शकों ने आक्रमण किया तो एक उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। इन विक्रमादित्य ने क्या किया? शकों को पराजित कर दिया, शकों को डिफीट कर दिया। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 बीसी के अंदर, 57 बीसी में एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम है विक्रम संवत। विक्रम संवत इंपॉर्टेंट है, क्यों याद रखेंगे इसके बारे में भी बताता हूं। विक्रम संवत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोग महीने देखते हो, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोद, कार्तिक, मंगसर, पो, माह, फाग, ये 12 महीने हमारे, मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीने आप लोग पढ़ते हैं विक्रम संवत के हैं। ये उज्जैन के एक शासक ने चलाए थे शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। आज आप लोग देखते हो भाई, अभी दीपावली है, दीपावली किस मास में मनाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप लोग कहते हैं कार्तिक मास में। वो कार्तिक मास किस कैलेंडर का है? तो इस कैलेंडर का है। जैसे रमजान है, इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना रमजान है। आप लोग रमजान एक त्योहार पढ़ते हो, रमजान के महीने में रोजा रखते हैं क्योंकि वो पहला साल है उस कैलेंडर का।
ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे। ये कैलेंडर भी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इन्हीं का सबसे महान शासक हुआ रुद्रदामन। ठीक है, इस रुद्रदामन को भी याद रखेंगे। इसका अंतिम शासक था रुद्रसेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राजवंश ने 320 से 550 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया? ठीक है, 4 वंश दिए हैं भारत के अंदर, मौर्य वंश, होयसल वंश, मगध और गुप्त वंश। 320 से लेकर 550 बातें कर लेते हैं हम। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे समुद्रगुप्त। इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे रामगुप्त। इसके बाद नाम याद रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे कुमारगुप्त। इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे स्कंदगुप्त। इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे भानुगुप्त। और इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त क्या है? ये अंतिम शासक है। ठीक है, ये साल 550 में अंतिम शासक था गुप्त साम्राज्य का। इनकी अगर सालों की बात करूं तो 319 से इसको स्टार्ट करते हैं और 335 तक हम लोग इसे पढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो 335 से लेकर 375 आप इसे पढ़ते हैं। फिर 375 से लेकर 380 380 तक आप लोग रामगुप्त को पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग 380 से लेकर 413 तक चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़ते हैं। 413 से लेकर 457 तक आप लोग कुमारगुप्त को पढ़ते हैं। और 457 से लेकर 464 तक आप लोग स्कंदगुप्त को पढ़ते हैं। इसके बाद बीच में बहुत सारे शासक हुए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। सर एक बात पूछनी है, आप जी के इतना डिटेल में कैसे पढ़ लेते हो? पढ़ा नहीं, मैंने याद किया भाई। मैं बताता हूं कैसे याद किया। एक पेज रखता था, अब ये ना सर आपने कैसे याद किया पूरी हिस्ट्री, मैं तो भूल जाती हूं। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे प्रॉपर याद है। मैं आपको बताऊं, हमें होमवर्क दिया जा, जितने भी टीचर्स हैं, जैसे मैं यहां पर किसी टीचर की क्लास रखी होगी तो दिखाता हूं। देखो हमारी रखी है, देखो ऐसे पेज होते हैं, ये पेजेस हैं। ये हमारी 4th क्लास है, ये 4th क्लास दे रखी है। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन आए ना 2023-24 के अंदर DSSB के, देखो ये पेन से मैंने यहां पर डाल रखे हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसके अंदर पेन से जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो डाल रखे हैं। ऐसी शीट तैयार करते हैं हम सभी टीचर्स। हर एक पेज पर आपको मेरी क्लास में लगी उस क्लास के क्वेश्चन है। इनको क्या करता हूं मैं, लिखता हूं, लिखने के बाद याद करता हूं अच्छे से। जब याद हो जाते हैं तो आपको आकर पढ़ा देता हूं। इतना तरीका बस, मेरे को सारा का सारा याद है। ये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, बहुत सारी बुक्स आ रखी हैं, उन बुक्स को पढ़ता हूं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकालता हूं, अपने क्वेश्चन के अंदर लिखता हूं और उसके बाद आपको पढ़ा देता हूं। बस इतना काम है हमारा। तो सर सीरीज में ये नाम ही ना याद होते हैं, ईयर्स तो याद ही रहे। ईयर्स कैसे याद करे सर, इनका ईयर याद ना होता, प्लीज बताइए। मैं तो भाई देखो मैं रिवाइज करके आया हूं, मैं क्लास के लिए याद करके आया हूं। मतलब अप्रोक्स ये मान लो आप 2 घंटे मैंने याद किया होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी जैसे ये है, ये याद होने में समय लेता भाई, ऐसा नहीं 5-7 मिनट लिया हुआ इसने। मैं अपनी टेबल पर बैठता हूं, टेबल पर पेन कॉपी लेता हूं, जैसे ये कॉपी मेरी, इसके अंदर मैंने ये लिख रखा है बिल्कुल सेम ऐसे लिखा, फिर इसको मन मन में रिवाइज किया। ऐसे ही रिवाइज किया कि भाई पहले पर चंद्रगुप्त फर्स्ट है, फिर समुद्रगुप्त है, फिर रामगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, उसके बाद कुमारगुप्त है, फिर स्कंदगुप्त है, फिर भानुगुप्त है और लास्ट वाले का विष्णुगुप्त। इस तरीके से याद किया, फिर मैंने साल याद किए, याद करके आपको पढ़ा दिया। अब मेरे को याद है। रिवीजन इज द सीक्रेट। कुछ भी लगा लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो यही है कि मैं इनको पेज पर लिखता हूं। अभी जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता था तब भी मैं ऐसे ही पढ़ता था। जैसे मैं पढ़ चुका हूं मोस्टली चीजें, मैंने समय दिया भाई, लगभग 3 साल कंपटीशन की तैयारी की मैंने। 2017, 18, 19, 20 में थोड़े बहुत एग्जाम निकलने स्टार्ट हो गए थे मेरे, लेकिन 2017, 18, 19 ये 3 साल मैंने तैयारी की है। 2017 में इसीलिए तैयारी स्टार्ट की थी क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था। उसके अंदर मैंने फिजिकल पास कर दिया, पहले फिजिकल होता था, उसके बाद मैं एग्जाम में गया तो एग्जाम में मेरे 55 नंबर थे, 55, और जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 77 पर गई थी। तो मेरे को थोड़ा सा मेरी ईगो हर्ट हो गई थी कि यार कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की।
सबसे पहले मैंने मैथ्स कंप्लीट किया, सबसे पहले रीजनिंग कंप्लीट किया था मेरे को, सॉरी रीजनिंग के अंदर एक बुक आती है किरण की, मैंने उसको उठाया, कंप्लीट सोल्व कर दी फर्स्ट टू लास्ट। उसके बाद मैंने उसके मॉक वगैरह देने स्टार्ट किए, मतलब मैं सोमी सर से पढ़ता था तो वो पेज देते थे जिसके अंदर 25 क्वेश्चन होते थे रीजनिंग के, मैं उनको सोल्व करता था और अच्छे नंबर आते थे, हफ्ते में 1-2 दिन लगाता था। उसके बाद मैथ्स करना स्टार्ट किया मैंने। जब मैंने मैथ्स किया तो मैथ्स में भी वही 2-3 किताबें, सबसे पहली किताब मैं जो लेकर आया था वो थी आर.एस. अग्रवाल। उस आर.एस. अग्रवाल से मैंने मैथ स्टार्ट किया था, आर.एस. अग्रवाल को पढ़ा, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए उसके। उसके बाद मैं 2-3 मोटी मोटी किताबें लेकर आया, फिर मैं सोमी सर के पास पढ़ने आता था। एक टीचर का ऑनलाइन बैच ले रखा था मैंने मैथ्स का, सोमी सर से पढ़ता। सोमी सर जो पढ़ाते थे वो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही पढ़ाते किसी टीचर का, तो मैं दोनों की क्लासेस देखता था, फिर वही क्वेश्चन जो सर ने कराए हैं उनको बुक्स में सर्च करता था और वही सोल्व करता था। मतलब सर ने सिलेबस कंप्लीट कराया, मेरा मैथ्स कंप्लीट हो गया। फिर इन्हीं 2-3 सब्जेक्ट्स, जैसे जीएस तो मेरे को बहुत कम आती थी, तो जीएस के लिए लगभग 1 साल मैंने कोचिंग करी, क्योंकि जीएस मेरी सबसे वीक थी। फिर एक टीचर से पढ़ा मैं, बहुत जाने माने टीचर थे, उनकी मृत्यु होगी इस कोरोना काल में, बहुत ज्यादा पढ़ा मैं उनसे। जब उनसे पढ़ा 1 साल के समथिंग पढ़ा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में दोबारा सही जी के ने डुबो दिया था मैं, क्योंकि मैं ही मानता था मैथ्स रीजनिंग अच्छा मेरा। फिर उसी दिल्ली पुलिस के साथ मेरा एक एग्जाम और क्लियर हो गया सीपीओ का, तो सीपीओ के लिए मैंने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की थी। उस टाइम पर मैं मुखर्जी नगर चला गया था वहां पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भाई, केवल वहां एनवायरनमेंट अच्छा था। इंग्लिश का मैंने क्या किया, सभी टीचर्स की क्लासेस ली, किसी भी चला जाता था। तब तो क्या होता था, तब तो मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होते, बाउंसर होते थे बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग सेंटरों में, तो उनसे मेरी दोस्ती थी, वो हरियाणा के मैं हरियाणा का, तो ऐसे बताते भाई ये भाई है। तो उन्होंने बताया मेरे को कि बैठ जाए अगर कोई ना, तो मैंने सभी टीचर्स की क्लास ली, 1-1, 2-2, लेकिन मेरे को पता चल गया कि भाई पॉसिबल है नहीं, इंग्लिश मेरे को थोड़ा समझ में कम आ रही है। फिर मैंने एक टीचर से इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की, उस टीचर ने मेरे को रूल्स लिखवाए, बोले इसको याद कर लेना सफिशिएंट है। तो मेरे को थोड़ी सी तसल्ली होगी, मैं कहा यार ये रूल लिखवा रहा है, सही कह रहा है। फिर मैं बुक्स लेकर आया इंग्लिश की, बुक्स में क्या किया मैंने, ऐसे कोई भी वर्ड उठाया, लिखा, उस वर्ड के साथ में एक्सप्लेनेशन लिख दी कि भाई जैसे सल है, शैल कहां कहां पर प्रयोग होगा, इफ है, बट है, इनके कॉन्सेप्ट लिख दिए और उनको रट दिया बुरे तरीके से। जब रट्टे लगाए तो आपको पता है इंग्लिश तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग होनी थी। और फिर वो कैब तो भाई सबसे इजी है, मतलब जिस बच्चे के अंदर 24 घंटे में पढ़ने का पेशेंस है, वो इंग्लिश का वो कैब बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर रटने की आदत थी मेरे को, मैं कॉपी में लिखता था, अपनी आवाज रिकॉर्ड करता था, फिर सुनता था, इंग्लिश भी अच्छी हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम की तैयारी की भाई। लेकिन ये बात याद रखना, ना तो मैंने इस बीच ना कोई त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, इस बीच ना मैं किसी के पास गया, ना मेरा कोई दोस्त था, केवल एक किताबें मेरी दोस्त थी। मैं सोचता था कि भाई जैसे मेरे को एंग्जाइटी हो जाया करती कि यार मैं आज 8 घंटे पढ़ा, 9 घंटे पढ़ा, मतलब रोजाना अपने जो टारगेट थे उनको अचीव ना करने के कारण मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहा करता, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो गया। अंकित भाई नमस्ते, ये अपना अंकित आ गया, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इसको जरूर मिलवाएंगे आपसे। मोटिवेशन नहीं, मैं तो भाई सच्ची लाइफ की घटना बता रहा हूं। अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो वो आप उस चीज को अपने अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भी था भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें घटती चली गई। फिर इस अंकित जैसे लड़के भाई जो मेरे भाई हैं, इनका प्यार मिल गया। प्यार मिलने के बाद आपके सामने, ठीक है, तो आप लोग ये चीजें इजीली याद कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। यदि आपके पास समय है, फालतू की चीजों का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, उसकी भी कहानी जरूर बताएंगे भाई क्या क्या हुआ, ठीक है। इसका आंसर देंगे भाई 320 से 550 तक, तो आप लोग आंसर देंगे गुप्त वंश, यानी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के सारे शासक हैं। इंपोर्टेंट बातें क्या क्या है, लिच्छवी 2 इत्तर की उपाधि ध्यान रखनी है, नेपोलियन कविराज की उपाधि ध्यान रखनी है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेके याद रखना है, रामगुप्त का सेनापति गोपराज याद रखना आप लोगों ने, चंद्रगुप्त सेकंड से तो बहुत सारी बातें मैं लिखवा देता हूं इनके बारे में, कुमारगुप्त से आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय को याद रखेंगे, और सकंदगुप्त से आप लोग सेकंड रेनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेके याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने डैश ईस्वी में गुप्त साम्राज्य को गुजरात तक बढ़ाया था, 319, 309, 903, 930। इजी आंसर है यदि आप लोग पिछली चीजें पढ़ पाए तो,
ठीक है, पीछे आपको मैंने टेन्योर लिखा है सारा का सारा, अगर आपको याद होगा तो आप इजीली आंसर भी दे देंगे। इसका रूलिंग टेन्योर क्या है? देखो 930 तक तो गुप्त एम्पायर ही नहीं था, 903 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 309 में तो इसके दादा भी पैदा नहीं हुए थे, तो आंसर क्या होगा? 390। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे तो इजीली आंसर लगा देंगे। सर प्रेजेंट में कौन सी पोस्ट? गुड आफ्टरनून भाई। प्रेजेंट में रवि एक वह है, क्या बोलते, प्रिजन, प्रिजन के चक्कर है। 390 बहुत अच्छे भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या क्या बातें याद रखेंगे? सबसे पहले तो आप लोग चंद्रगुप्त द्वितीय लिखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि इसके दरबार में नवरत्न बैठते थे, 9 जेम्स, नवरत्न 9 जेम्स। आप लोग 9 जेम्स की बात करेंगे जिसमें आप लोग वेताल भट्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 309 आंसर आ गया। इसी चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसने शको को पराजित किया, शको को पराजित किया, और शको को पराजित करके इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या है? उस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और आप लोग याद रखेंगे, इसने एक टेंपल का निर्माण कराया था जिसका नाम है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आप लोग चंद्रगुप्त सेकंड को याद रखेंगे। एक चीनी ट्रेवलर है, चीनी ट्रेवलर का नाम है फाइयान। फाइयान भारत के अंदर किसके समय आया था? तो आप लोग आंसर देंगे चंद्रगुप्त सेकंड। इसी चंद्रगुप्त सेकंड से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? और आप लोग याद रखेंगे कि भाई इस चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी हमें एक उपन्यास से पता चलती है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के अंदर हमें इनके बारे में जानकारी पता चलती है। किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग आंसर देंगे विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। इसके अंदर हमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी पता चलती है, ठीक है। यूपी बिल्कुल भाई, आगे बढ़ जाओ। देवगढ़। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। धर्मपाल के बारे में आप लोग एक विश्वविद्यालय याद रखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लेकिन यहां पर पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय से थोड़ी बहुत बातें याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय से पहली बात आप लोग याद रखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। क्वेश्चन आता ऑक्सफोर्ड ऑफ मायान, मायान का ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऑफ मायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ मायान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे नालंदा विश्वविद्यालय का। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग आंसर देंगे बख्तियार खिलजी। इसकी पूरी की पूरी एक स्टोरी है बख्तियार खिलजी की, कि कैसे कैसे पेज पर इसको दवाई लगाकर कुरान के पेजों पर इसको ठीक किया गया था, लेकिन इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। आज जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके जो शिलान्यास का श्रेय है वो नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार कौन है? तो अभी बिहार के सीएम हैं, उनको सारा का सारा श्रेय दिया जाता है। इसके संस्थापक आप लोग याद रखेंगे कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा। धर्मपाल के बारे में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? सोनक, नागार्जुन, चरक और सुश्रुत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर देंगे। चिकित्सा के बारे में गुप्तों के समय कौन व्यक्ति विख्यात था? नालंदा यूनिवर्सिटी का रेनोवेशन किया गया प्रेजेंट में, बिल्कुल भाई रवि। गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है किसे? सोंक, नागार्जुन, चरक और सुश्रुत। अगर मैं चरक की बात करूं तो इसकी एक बहुत फेमस किताब है, आयुर्वेदिक किताब है, चरक संहिता। चरक संहिता पुस्तक किसके द्वारा ली गई है? तो आप लोग आंसर देंगे चरक संहिता पुस्तक चरक के द्वारा ली गई है। इसका संबंध किस व्यक्ति के शासनकाल से है? तो आप लोग आंसर देंगे कनिष्क। कनिष्क एक महान कुषाण शासक है, उसके दरबार से संबंधित है। कनिष्क किस वंश का है? तो आप लोग कुषाण वंश याद रखेंगे। ये इसके दरबार में राजवैद्य थे, रॉयल फिजिशियन। चरक, चरक चरक आंसर पता नहीं है सर, कोई नहीं, आप लोग याद रखेंगे सुश्रुत। सुश्रुत गुप्त एम्पायर के समय, गुप्त काल के समय एक बहुत बड़े विद्वान होते थे। इसके अंदर एक आदमी नागार्जुन लिखा हुआ है, नागार्जुन को ही नागसेन के नाम से जाना जाता है, नागसेन। इसी नागसेन और एक व्यक्ति मेनांडर,
मिनांडर के बीच में पुस्तकें लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखते हैं मिलिंद पनो। मिलिंद पनो, मिलिंद पनो किसके द्वारा ली गई है? मिनांडर के द्वारा। मिनांडर और नागसेन इन दोनों की वार्तालाप है। इसी नागसेन को नागार्जुन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुषाण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक राजा का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो में मिलिंडा के रूप में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अब इजीली बता पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सेम क्वेश्चन है। इंडो ग्रीक राजा, सबसे पहले तो आप लोग एक हेडिंग डालेंगे हिंदी यूनानी। हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक। भारत के अंदर यूनानियों ने अटैक किया। अब यूनानियों की बहुत सारी महिलाएं हमारे यहां के पुरुषों के साथ शादी कर लेती हैं, और अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है बैक्ट्रिया, उस अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया के अंदर ये शासन करने लग जाती है। अफगानिस्तान का एक स्थान है, नाम क्या है? बैक्ट्रिया। इस बैक्ट्रिया के अंदर रूल करने लग जाती हैं। जब रूल करने लग जाते हैं सारे के सारे आदमी, तो इन्हीं का एक शासक था जिसका नाम है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ये भारत के अंदर आक्रमण करता है। जब भारत के अंदर आक्रमण करता है तो पंजाब के अंदर एक जगह थी जिसका नाम है साकड़। इस पंजाब के साकड़ को अपनी कैपिटल, राजधानी बना लेता है। आज इसी साकड़ का जो आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम है सियालकोट। मॉडर्न नेम, आधुनिक नाम क्या है? तो आप लोग आंसर देंगे सियालकोट। सियालकोट आज इसी का नाम, इसको राजधानी बना लेता। फिर इसका एक महान शासक होता जिसका नाम क्या है? मिनांडर। इसी मिनांडर के बारे में आप लोग याद रखेंगे। भारत के अंदर पहली बार, फर्स्ट टाइम, सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के इसी मिनांडर के द्वारा जारी किए गए थे। गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के इस मिनांडर के द्वारा जारी किए गए थे। फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय मिनांडर। इसने अटैक किया, तो इसी मिनांडर के बारे में आप लोग ये पुस्तक पढ़ चुके हैं, मिलिंद पनो। ठीक है, मिलिंद पनो। इसके और नागसेन के बीच बहुत बातें हुई थी। इसका धर्म चेंज करने के लिए उस व्यक्ति ने बहुत क्वेश्चन के जवाब दिए थे, तो उसको एक पुस्तक के अंदर लिखा गया जिसका नाम क्या है? मिलिंद पनो। आगे आ जाओ। कौन सा ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ को संदर्भित करता है? पुष्यमित्र शुंग, आप लोग एक डायनेस्टी पढ़ते हैं जिसका नाम है शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश के बारे में क्या देखते हैं आप लोग? जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, चंद्रगुप्त मौर्य वाले वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उस बृहद्रथ की हत्या कर दी थी किसने? तो आप लोग याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने, और एक नई डायनेस्टी की स्थापना की जिसका नाम है शुंग डायनेस्टी। इसी शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग ने भारत के अंदर क्या क्या किया? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भारत में एक स्तूप बनवाया गया जिसका नाम है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो पुष्यमित्र शुंग। इसी के द्वारा एक व्यक्ति पतंजलि, पतंजलि से 2 बार 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराए गए थे? तो आप लोग याद रखेंगे अश्वमेध यज्ञ इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराए गए थे। ठीक है, तो इसी पुष्यमित्र शुंग के बारे में पूछा गया कि इस बात की जानकारी हमें कहां से पता चलती है? तो आप लोग आंसर देंगे दिव्यावदान। अब मिलिंद पनो के बारे में तो मैंने बता दिया। ये दिव्यावदान क्या है? तो ये बौद्धों की कहानियां हैं, बौद्ध धर्म की जो कहानियां हैं वे दिव्यावदान कहलाती हैं। अब ऐसी ही बौद्ध धर्म की और भी बहुत सारी कहानियां जिनको जातक कथाएं बोला था मैंने, जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। ये पुस्तकें हमें इस टाइम के इतिहास की जानकारी देती हैं। ठीक है, अगर मैं सौंदरानंद पुस्तक की बात करूं तो अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, ये सारी किताबें अशोक घोष की कृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन कण्व वंश का संस्थापक है? फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी। शुंग वंश के बाद भारत के ऊपर कण्व डायनेस्टी रूल करती है। पूछा गया है कौन कण्व डायनेस्टी का संस्थापक है? रुद्रदामन, सिमुक, खारवेल और वासुदेव। यदि मैं बात करूं रुद्रदामन की, तो मैंने आपको बताया था कि इसका संबंध किससे है? तो शकों से है, शक शासक है। अगर मैं सिमुक की बात करूं तो आप लोग आगे चलकर आंध्र सातवाहन वंश पढ़ेंगे, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? सिमुक। अगर मैं खारवेल की बात करूं तो कलिंग एम्पायर का शासक कौन है? खारवेल। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई इसी के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था। कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो हमें कलिंग के युद्ध की जानकारी देता है।
तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, अभी कण्व वंश का संस्थापक तो आपको याद हो गया, लेकिन कण्व वंश का अंतिम शासक भी याद रखेंगे आप लोग, देवभूति। देवभूति से क्वेश्चन आता है, कण्व वंश का अंतिम शासक, कण्व वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी। कण्व वंश का अंतिम शासक किसे याद रखेंगे आप लोग? देवभूति को। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। आगे बढ़ते, कण्व राजवंश की राजधानी क्या थी? पुहार, राजगीर, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। कण्व डायनेस्टी, ये कण्व भाई, कण्वा डायनेस्टी। एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। सुशर्मा लिखा था सर में आपने। हाँ भाई, गलत लिख दिया मैंने शायद, ये सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको देवभूति याद रखने हैं, सुंग वंश के अंतिम शासक। इसके जो अंतिम शासक है वो क्या लिखा गुड़िया ने? कण्व वंश के अंतिम शासक वो सुशर्मा। इस सुशर्मा की हत्या की थी सिमुक ने। सुशर्मा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा। और फिर सिमुक ने राजधानी किसे बनाया था? तो सिमुक ने राजधानी बनाया था प्रतिष्ठानपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। आगे आ जाओ, कण्व वंश की राजधानी क्या थी भाई? तो आप लोग आंसर देंगे पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। विदिशा चली गई, फिर वापस पाटलिपुत्र चली गई थी, इसके बाद दोबारा विदिशा आ गई थी, और विदिशा से उठकर कहां चली गई थी? प्रतिष्ठानपुर। भारत में शुंग राजवंश के संस्थापक कौन है? वसुमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति और कण्व। शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश के बारे में मैंने अभी बताया आपको, तो आप लोग याद रखेंगे, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। अब इसी शुंग वंश का एक शासक याद रखना आप लोगों ने, अग्निमित्र। अग्निमित्र इंपॉर्टेंट शासक है। अग्निमित्र शुंग जो है, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ये पुस्तक याद रखनी है आप लोगों ने, मालविकाग्निमित्रम। ये इसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी देती है, मालविकाग्निमित्रम। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? मालविका। मालविका और अग्निमित्र के प्यार को दर्शाया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति का नाम है कालिदास। ठीक है, तो आप लोग कालिदास को यहां से याद रखें। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महाकाव्य में से किस एक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? वही क्वेश्चन आ गया, आप लोग एक बार आंसर देंगे। मालविका, अग्निमित्रम, स्वपन, मेघदूत, रत्नावली। कालिदास। बी आंसर भाई, बिल्कुल याद रखेंगे। जो मालविका अग्निमित्रम है वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे की प्रेम कहानी से संबंधित है, और इसके रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास ने एक पुस्तक और लिखी, नाम क्या है? मेघदूतम। ठीक है, कालिदास से एक क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे कालिदास, क्योंकि इस कालिदास के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है। इसी कारण शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कालिदास को जाना जाता है। आगे आ जाओ। किस राजवंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी संबंधित थे? यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो आप लोग ये बताएंगे इसके बारे में। चालुक्य, पल्लव, शक और सातवाहन। अभी नाम लिखा है यहां पर सातवाहन, इसी को आप लोग आंध्र सातवाहन पढ़ते हैं। आंध्र सातवाहन से क्वेश्चन आता है कि ये वंश कैसा था? तो आप लोग याद रखेंगे मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक यानी कि यहां माता का नाम चलता था। इसके संस्थापक का नाम है सिमुक, और सिमुक के द्वारा राजधानी बनाया गया था प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर कहां पे है? तो आप लोग बताएंगे। प्रतिष्ठानपुर तो महाराष्ट्र के अंदर है, इसको राजधानी बनाया गया। इसके 23rd रूलर हुए हैं, जिनका नाम क्या है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी 23rd रूलर है। इस गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा क्या किया गया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने भारत के अंदर पहली बार शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसी के द्वारा पहली बार बुद्धों को जमीन दान में दी गई। जमीन दान देने की प्रथा भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी, जमीन दान देना। इसका एक शासक हुआ था वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी।
वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। इसने क्या किया था, इसने कंप्लीट दक्षिण भारत को जीत लिया था और एक उपाधि धारण की थी। उपाधि का नाम क्या है, आंध्र सम्राट। और इसी आंध्र सम्राट उपाधि के कारण ये सातवाहन वंश किस नाम से जाना गया, तो आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी किसका संबंधित है, तो सातवाहन डायनेस्टी से। आगे आ जाओ। भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जारी करने वाले पहले राजा कौन थे, प्यारा क्वेश्चन है। वो इस ब्लर हो रही है, मामी के नाम से, मम्मी के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल भाई, ये अपनी माता का नाम आगे रखते थे। ठीक है, वैसे भी माता का नाम आगे ही लिखा जाता है, चाहे वो आपकी माता का नाम हो, जो भी आपका नाम है, आपकी माता का नाम आपके नाम के आगे लगेगा। पिता का नाम हमेशा नाम के पीछे लगता है। जैसे हमारा नाम है अभिमन्यु, हमारे पिताजी का नाम है अर्जुन सिंह, तो हम लोग लिखते हैं अभिमन्यु अर्जुन सिंह। वही हमारी माता का नाम कविता, तो हम लोग लिखते हैं कविता पुत्र अभिमन्यु, है ना, क्योंकि मामा के घर में हमको मम्मी के नाम से जाना जाता है। 16 का आंसर दो। सबसे बड़ा भंडार यदि मैं बात करूं तो आप लोग याद रखेंगे गुप्तों से। गुप्तों से क्वेश्चन भी आए हैं भाई। गुप्तों से क्वेश्चन क्या आए, गुप्तों से क्वेश्चन आए थे भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल। भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल, फर्स्ट गोल्डन ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल किसे बोलते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे गुप्तों को। इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के अंदर पहली बार सोने के सिक्के, भारत में पहली बार सोने के सिक्के मिनांडर ने चलाए थे। मिनांडर कौन था, तो इंडो ग्रीक शासक था, इसने सिक्के चलाए। लेकिन क्वेश्चन आता शुद्ध सोने के सिक्के भारत के अंदर पहली बार किसने चलाए थे, तो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे भारत के अंदर पहली बार कनिष्क ने। कनिष्क के द्वारा पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे। सबसे ज्यादा की बात करूं तो आप लोग आंसर देंगे गुप्तों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में किसने मंत्र शास्त्र लिखा। मंत्र शास्त्र किसी द्वारा लिखा गया, कालिदास, गटकारपर, बैताल भट्ट, अमर सिंह। आंसर देंगे भाई बार जल्दी से, गरिमासी। बिल्कुल भाई, याद रखेंगे वेताल भट्ट। वेताल भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, तो वेताल भट्ट के द्वारा मंत्र शास्त्र लिखा गया था। इसके अलावा भी आप लोग याद रखेंगे ये सारे के सारे नवरत्न किसके नवरत्न है, तो ये सारे के सारे नवरत्न है चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न है भाई। इन्हीं में एक आप लोग याद रखेंगे छपणक, छपणक ये भी नवरत्न है। एक याद रखेंगे शंकु, शंकु भी नवरत्न है। एक वराह मिहिर याद रखेंगे, वराह मिहिर भी क्या है, नवरत्न है। एक अमर सिंह याद रखेंगे, एक वेताल भट्ट, एक गटकरपर और एक कालिदास। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नवरत्न हैं किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के। आगे आ जाओ। कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। घटोत्कच के बाद शासक कौन बना, तो मैंने आपको गुप्त एम्पायर पढ़ाते वक्त लिखवाया कि श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सर ये नवरत्न, गरिमा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पुस्तकें आती है। ठीक है, अगर आपको नाम याद रखना तो इसी गुप्तों के साम्राज्य के एक व्यक्ति को याद रखेंगे आप लोग, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इनके द्वारा एक तो शून्य की खोज की गई थी, ये गुप्तों के संबंध है। इसी आर्यभट्ट के द्वारा एक पुस्तक ली गई, आर्यभट्टियम। घटोत्कच का उत्तराधिकारी यदि मैं आपसे बताऊं तो भाई आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त फर्स्ट किस नाम से जाना जाता है भाई, तो ये संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है गुप्त एम्पायर का। आगे आ जाओ। वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, आप लोग इस बारे में बताएंगे। ओडिशा, बंगाल, बिहार और सिक्किम, 4 राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता भाई जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर स्थित है, इसी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, या फिर इसी को आप लोगों ने एक और नाम दिया था
एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ गया भाई, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मैं कुछ किताबें लिखवा देता हूं, किताबें आप लोग याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इंपॉर्टेंट किताब। विक्रम उर्वशियम, विक्रम उर्वशियम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, ये सारी की सारी पुस्तकें एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम क्या है? कालिदास। और इसी कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र, पंचतंत्र कहानियों की किताब है। अगर मैं पाणिनि की बात करूं तो इसके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में बस खत्म हो गए। अष्टाध्यायी याद रखेंगे, अष्टाध्यायी को ही संस्कृत की व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण ऑफ संस्कृत, संस्कृत की व्याकरण। तो भाई आज जो हमारी बातें थी वो यहीं तक रहेंगी, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसी बच्चे कोई डाउट है तो एक बार लिख देना। सर सीढ़ी दे दी। एक और किताब याद रखेंगे भाई, ऋतु संगारम, ऋतु संगारम, ये किताब भी कालिदास की। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो भाई अब पूछ लो। ओके सर भाई, सर आज मैथ्स की क्लास है क्या? आशीष सर की। आशीष सर मैथ्स की क्लास लोगे? बच्चे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशीष सर मना कर रहे हैं सर भाई, त्योहार नहीं, मैथ्स की क्लास ना होगी। बिल्कुल भाई, गरिमा सर दिवाली ना बना रहे सर, यहीं बैठे हैं, दिवाली दिवाली कुछ नहीं बना रहे। ओके भाई, थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई। धन्यवाद भाई, और बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।